अस्सलामु अलैकुम। आपने घर जाके वेरी फर्स्ट लेक्चर देखा, अच्छा आपको फिर एक पैगाम आ गया होगा किताबों के हवाले से ग्रुप में। यस सर। जो ग्रुप देख रहे थे तो ग्रुप में एक पैगाम आया था कि आपने क्लास से पहले जाके किताब ले लेनी है। फिर भी कुछ लोग किताब लेने नहीं पहुँचे, काफ़ी लोग किताब लेने नहीं पहुँचे। तो इसका मतलब ये किताब लेने नहीं चाह रहे, फिर हम टेंशन क्यों लेते हैं? मैंने नहीं कहा था कि आप मैसेज कर दीजिएगा, मेजॉरिटी आपसे किताब ले जाएगी। फिर 3-4 बच्चे जो नहीं आए होंगे या उन्होंने मैसेज नहीं देख पाए होंगे तो उनको हम क्लास में वो कर देंगे। लेकिन किताबों की तादाद से लग रहा है कि शायद जो है ज़्यादातर लोगों ने मैसेज देखा नहीं या सोचा कि हमें क्या ज़रूरत अभी किताब की। ग्रुप में नहीं ऐड, ये भी सही है। तो इसका मतलब है फिर तो आप हमारी लिस्ट में भी नहीं आ रहे होंगे। असल में इसमें एक ख़ास टाइम पे हम लोगों ने कट ऑफ लगा के वहाँ से लिस्ट ले ली है फ्रंट ऑफिस से, और टीए डिपार्टमेंट के पास है। तो उस वक्त तक के बच्चों को हम किताब दे रहे हैं, और बाद वाले बच्चे जैसे जैसे एडमिशन लेते जाएंगे उनको एक पर्ची मिल जाएगी और वो पर्ची आके दिखाएंगे और उस पर्ची के मुताबिक उनको किताब मिल जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ सी लॉ की इस पोस्ट रिजल्ट क्लास के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, और सिर्फ फिजिकल वाले लोगों के लिए है। इसलिए कि क्लास में हमारे मेजॉरिटी वो लोग हैं जो पहली दफ़ा सी लॉ को पढ़ रहे हैं। तो आप लोग पोस्ट रिजल्ट की डेफिनेशन में उस तरह से नहीं आते, तो इसलिए उसमें फिर आप लोगों के लिए किताब का हमने जो है ना इनिशिएटिव लिया है। लेकिन आप लोगों ने टीए भाई को इसका मतलब तंग कर दिया है। तो अब क्या करें, कितने लोगों के पास किताब नहीं है? ठीक है, इसका मतलब है कि एक रीजनेबल तादाद के पास है किताब। जिन्होंने पहले खरीद ली थी वो 2 लोग थे ना, जिनका मैंने कहा था कि उन 2 लोगों को मैं कोई अलग से, आप थे और इधर से कोई खातून थी। आपने पहले खरीदी थी लेकिन आप अनाउंसमेंट वाले टाइम पे नहीं आए हुए थे। पहले दिन ही आया था, लेकिन एडमिशन हो गया। ठीक है, एडमिशन हो गया था लेकिन मैं पहले दिन आया नहीं था। तो आपने वो गोल्डन लम्हात थे उस वक्त जो है ना। तो आपने किताब कब खरीदी थी? सर पहले ली थी लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है। ठीक है, आपने किताब ली थी और पढ़ा नहीं है, तो आपको तो टेंशन ही नहीं है, किताब में कोई चेंज ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बस पिछली एक अटैम्प्ट के पास पेपर ऐड हुआ। तो चलें, ये इन लोगों को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे जिनके पास पिछली दफ़ा की किताब है, या वो उस किताब का क्या करेंगे। वो मैंने आपको एक वो तरीका भी बताया था, वो जो नए लोग आ रहे हैं उनको किताब देने का तरीका। चलें, फ़िलहाल आपने ये किताब सबको वो दे देनी है जो भी उसके एलिजिबल हैं। और जो ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने किताब ऑलरेडी ले ली हुई होगी, तो 1 आध हफ्ते बाद थोड़ा सा टाइम निकलेगा तो मैं उन लोगों से मुलाकात करके थोड़ा सा देखूंगा कि उनके लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं। शायद हम उनसे कुछ और बच्चों को किताब दिलवा के सवाब हासिल कर लें। नहीं सर, सवाब छोटी चीज़ है, कोई पैसों में की बातें करे। ठीक, कुछ पढ़ा हम लोगों ने? यस सर। आप लोगों ने घर जाके पढ़ा कंपनी किसे कहते हैं। आपने घर जाके पढ़ा कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या चीज़ होती है। आपने पढ़ा पार्टनरशिप और कंपनियों में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि पार्टनरशिप में और सोल ट्रेडर में क्या फ़ीचर्स होते हैं। क्या वो फ़ीचर्स समझ आ रहे हैं? यानी उसमें सेपरेट एंटिटी नहीं होती, लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती, वो अकेले ही हर चीज़ के मालिक होते हैं और ज़िम्मेदार होते हैं। पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में जो लिखा था वो क्लियर है। फिर आप आगे गए और कंपनी के कुछ बेसिक फीचर्स लिखे हुए थे, और आगे थोड़ा सा बढ़ के 3 फीचर्स को हमने एलेबोरेट किया हुआ था। लिमिटेड लायबिलिटी वाला, परपेचुअल सक्सेशन वाला और सेपरेट लीगल एंटिटी वाला। जितने जुमले, जितनी लाइंस आपने जाके पढ़ी हैं उसमें किसी जगह पे कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल, कोई बात जो नहीं समझ आ रही, कोई बात जो ज़्यादा समझ आ रही है? जिन्होंने नहीं पढ़ा और अगर वो फिज़िकल में एनरोल्ड हैं तो क्यों ऐसा करते हैं? मैं वो कह रहा हूँ ना कि अगर आप एक क्लास में आए और आप कह रहे हैं मैंने खाली फिज़िकल पढ़ना है, इसका मतलब आप मानते हैं कि आप किसी भी दिन छुट्टी नहीं करेंगे, आप एक अच्छे आदमी हैं। लेकिन ये मानते हुए आप बताते हैं कि मेरी तो 2 दिन छुट्टी हो गई है। कोई बात नहीं, चूँकि पहले हफ्ते लोग अलग अलग टाइम पे डिसीजन ले रहे होते हैं, तो पहले हफ्ते की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी की सारी हम SBI की यूट्यूब पर डाल रहे हैं पहले हफ्ते की, इसलिए कि इसमें लोग अलग अलग टाइम पे ज्वाइन करते रहेंगे। तो जो भी लेट जिसने ज्वाइन किया है वो पहले हफ्ते की वीडियोस जो पीछे गुजरा है वो यूट्यूब से देख सकते हैं। और उसके बाद चूंकि वो फिज़िकल अगर एनरोल्ड हैं तो बस वो साथ साथ फिर पढ़ते रहें और कोई दिन क्लास का मिस ना करें। और अगर एक स्टूडेंट कम्बो में एनरोल हुआ है, यानी कि वो फिज़िकल प्लस उसने ऑनलाइन का भी टॉपअप लिया हुआ है, तो उसको फिर टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल पहले हफ्ते तक हम यूट्यूब पे साथ साथ लेक्चर डाल रहे हैं, ताकि आप लोग अगर बीच बीच में ज्वाइन करते रहें तो आप
चाहे पोर्टल पे हैं या नहीं है, आप वहाँ से कम पहले हफ्ते के लेक्चर ले सकें। डन। लेकिन पता है क्या, ये क्लास कम टाइम की है और डेंस क्लास है, इसका एक भी दिन मिस करने वाला नहीं है। तो कोशिश ये करनी है कि हमने ये जो 2 महीने हम लोगों ने बड़े जोशो खरोश से सिलेबस को एक दफ़ा ख़त्म करना है, हमने इसमें छुट्टी नहीं करनी, क्योंकि ये एक हाई परफॉर्मिंग क्लास है और इसमें सारे वो लोग हैं जो रिज़ल्ट के बाद मेरे सामने मौजूद हैं, और सारे वो लोग हैं जिन्होंने कंफर्म सोचा हुआ है कि उन्होंने पेपर देना है। इतना कंफर्म सोचने के बाद आपके इरादे जो है ना वो डामाडोल नहीं होने चाहिए। तो कल के दिन में आपने डेफिनेशन से पीछे जो पढ़ा वो सब क्लियर है? किसी लाइन में, किसी पॉइंट में, किसी चीज़ में कोई कंफ्यूजन? सब क्लियर है। फिर आपने 2 डेफिनेशंस पढ़ी, कंपनी की और कंपनी लॉ की। कंपनी किसे कहते हैं भला? कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर अंडर दिस एक्ट और द कंपनी लॉ। अच्छा, तो कंपनी लॉ में कौन सी 4 चीज़ें आती हैं? रिपील कंपनीज एक्ट, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, 2016 एंड ऑल्सो इंक्लूड दिस एक्ट अनलेस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड। ये एक्ट भी शामिल होगा अनलेस के जुमले से कुछ और वाज़े है। जैसे अगर मैं कहूँ पुराना कंपनी लॉ तो फिर ऐसे नहीं काउंट करना, और अगर मैं खाली कंपनी लॉ बोलूँ तो ऐसे काउंट करना है। या पिछले जुमले में लिखा था कंपनीज एक्ट 2017 या फिर कंपनी लॉ, तो अब या कह के जब कहा है तो इसका मतलब है उसमें बाकी 3 काउंट होंगे। तो कंपनी लॉ के अंदर वो 4 हैं, लेकिन कभी कभी हम उन 3 को काउंट करते हैं और कभी कभी उन 4 को काउंट करते हैं। दोनों ऐसी डेफिनेशन थी जो पूछी जाने वाली नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन था सिलेबस का, तो जाते जाते कुछ ना कुछ तो पढ़ना था, तो हमने बस वो डेफिनेशन पढ़ ली थी। तो क्या हमें कंपनी समझ आ गई है? कंपनी क्या है, किस तरह से बनती है, लोग पैसे कैसे जोड़ते हैं, शेयर किसे कहते हैं, डिविडेंड किसे कहते हैं, हिस्सा कैसे मिलता है, रिजर्व्स क्या चीज़ होती है, शेयर होल्डर मार्केट में चीज़ कैसे बेच सकता है, मार्केट वैल्यू में और फेस वैल्यू में क्या फ़र्क है, ये सारी बातें क्लियर हैं? आगे चलें। जी, रिपील कंपनीज एक्ट, ये पुराना कंपनी लॉ था जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने का था। अब हम उसको कह देते हैं कि वो रिपील हो गया है। जब भी लॉ के साथ रिपील लिखा हो तो इसका मतलब है मनसूख शुदा, ख़त्म हो गया हुआ। तो पुराना जो कंपनीज एक्ट है वो ख़त्म हो चुका हुआ है, 2016 वाला 17 से रिप्लेस हो गया है, और 1984 वाला जो ऑर्डिनेंस है उसके अंदर के एक सेक्शन को आज भी हमने ज़िंदा रखा हुआ है, इसलिए हम उसको रिपील नहीं कहते। तो रिपील कंपनीज एक्ट सबसे पुराना वाला 1913 के आसपास वाला, फिर उसके बाद 1984 वाला, फिर 2016 और 2017। डन। चलें आगे। बस आज का दिन थोड़ा सा शायद बोर हो, बस आज का दिन, कल से दोबारा हमारी कोई भी रौनकें वापस आ जाएंगी, लेकिन आज हमने कुछ डेफिनेशंस के अंदर उतरना होगा। कंपनी समझ आ गई आपको? पक्की बात है। लॉ में जब भी ये लफ्ज़ इंग्लिश का कंपनी लिखा नज़र आए तो इसका मतलब हरगिज़ साथ देने वाले को नहीं कहेंगे। सादा इंग्लिश ज़बान में कंपनी का लफ्ज़ होता है साथ देने वाले, फ़लाना की कंपनी सही नहीं है। तो जब भी कंपनी का लफ्ज़ हमारे लॉ में, हमारे पेपर में आएगा तो इसका मतलब होगा एक ऐसा वजूद जो कंपनी एक्ट 2017 में रजिस्टर हुआ है या उससे पिछले किसी कंपनी लॉ में रजिस्टर हुआ है। अब अगर फ़र्ज़ करें टैक्स वाले कह दें कि पाकिस्तान की सारी कंपनियां टैक्स दें, तो बैंकिंग कंपनी तो छलांगे मारेगी खुशी से, चूँकि कंपनी की डेफिनेशन क्या है, जो कंपनी एक्ट 2017 में रजिस्टर हुआ हो या उससे पिछले किसी लॉ में, कंपनी लॉ में। तो बैंकिंग कंपनी तो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर ही नहीं हुई। तो इंश्योरेंस कंपनियाँ, मुदारबा कंपनियाँ, मुल्क से बाहर की कंपनियाँ जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, तो फिर लॉ को लगा कि कंपनी तो हमने समझा दिया, अब एक बड़ा वर्ड समझाते हैं विच इज़ कॉरपोरेशन। इसको हम बॉडी कॉर्पोरेट भी बोल देते हैं। कंपनी के दादा जान, कंपनी उसे कहेंगे जो पाकिस्तान के कंपनीज एक्ट 2017 या उससे पिछले किसी कंपनी लॉ में रजिस्टर हुआ हो। बॉडी कॉर्पोरेट उसे कहेंगे जो किसी भी किस्म की कंपनी है, यानी कि कंपनी लॉ की कंपनी भी इसमें आ जाएगी, इसमें अदर लॉज वाली कंपनियां भी आ जाएंगी और इसमें आउटसाइड पाकिस्तान वाली कंपनियां भी आ जाएंगी।
बॉडी कॉर्पोरेट। अब अगर लॉ ने कहना होगा ना कि पाकिस्तान की सारी कंपनियां टैक्स दें, तो वो कहेंगे बॉडी कॉर्पोरेट्स टैक्स दें या कॉर्पोरेशंस टैक्स दें। कॉर्पोरेशन या बॉडी कॉर्पोरेट कैसे कहते हैं? तीन में से किसी एक को, या कंपनी लॉ के अंदर वाली कंपनी को, या पाकिस्तान के किसी और लॉ के अंदर बने हुए वजूद को, ICAP तक को भी हम बॉडी कॉर्पोरेट कह देते हैं, क्योंकि वो भी एक खास वजूद है जो एक खास लॉ में रजिस्टर हुआ है। तो बॉडी कॉर्पोरेट ज़रा बड़ा वर्ड है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है किसी भी किस्म का इदारा, और कंपनी का मतलब है कंपनी लॉ वाली। तो अब हमारी किताब बता रही है कि कंपनी तो समझ आ गया, अब आपको बॉडी कॉर्पोरेट समझ आना चाहिए। तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है एनीथिंग जो कि कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो, एंड एनीथिंग जो कंपनी लॉ के अलावा किसी लॉ में रजिस्टर हुई हो, एंड मुल्क से बाहर रजिस्टर होने वाली कंपनियां जो पाकिस्तान में अगर काम कर रही हैं। ये सारों को हम कॉर्पोरेशंस कहेंगे, या दूसरा लफ्ज़ क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। इसमें से फिर एक्सक्लूड कर देना है हमने, दो चीज़ें इसमें काउंट नहीं करनी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ निकाल देनी है। ये क्या चीज़ होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, इमदाद बाहमी की सोसाइटी। इमदाद बाहमी किसे कहते हैं? लोग आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। ये जो हाउसिंग सोसाइटियाँ होती हैं, अगर आप गौर से देखिए तो ये देखते में ये भी तो कंपनी होती है। हाउसिंग सोसाइटी में क्या होता है? मेंबर्स होते हैं, इलेक्शन होते हैं, उनका एक चीफ होता है, वो चीज़ों को चलाते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं। दिखने में तकरीबन कंपनी होते हैं, लेकिन वो कंपनी नहीं होते। तो अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है और वो कोई इमदाद बाहमी के लिए बनी है और वो अपने किसी लॉ में रजिस्टर है, तो हम उसको बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन की डेफिनेशन में काउंट नहीं करेंगे। याद रहेगा। और दूसरा किसे नहीं काउंट करेंगे? जिसे फेडरल गवर्नमेंट कह देगी हम उसे भी काउंट नहीं करेंगे। जिसे फेडरल गवर्नमेंट कह देगी हम उसे भी काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ सागडार भाई ने सोचा कि ज़रा मेरी पावर ज़्यादा होनी चाहिए, तो लिखा जिसे फेडरल गवर्नमेंट का रेलेवेंट मिनिस्टर कह देगा उसे काउंट नहीं करेंगे। कंपनी लॉ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, तो जिसको मिनिस्टर फाइनेंस कह देगा उसे काउंट नहीं करेंगे। तो पता नहीं किस इरादे से सेक्शन डलवाया था और अपने पास एक पावर डलवाई थी, लेकिन उसके बाद वो पावर इस्तेमाल करने से पहले ही उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ गया। तो जो किसी के लिए घड़ा खोदता है वो कई दफ़ा उसमें खुद से चला जाता है। जब कंपनीज एक्ट आया था ना, तो उस टाइम पे सियासी तरीके से किसी को पकड़ने के लिए एक सिलसिला बनाया था कि एक JIT तश्कील दी जा सकती है। अब पता नहीं आप लोगों को हिस्ट्री कितनी पता है, या 2016-17 के आसपास की बातें कितनी पता है। तो कंपनी लॉ में JIT का जो कॉन्सेप्ट है वो इसहाक डार ने डलवाया था, और सबसे पहले उसका अपना लीडर और वो खुद उसमें फंस गया कि उसी JIT के तहत जो है वो सारा प्रोसेस चला, और फिर नवाज शरीफ को नाअहल डिक्लेयर किया, और फिर ये भी बीच में साथ में, चूँकि अकाउंट्स और वो सारी चीज़ों में इन्वॉल्व था, तो ये भी तो होता ही है कि समटाइम आपको नहीं पता होता, आप अपनी तरफ से एक घड़ा खोद रहे होते हैं, अल्टीमेटली आपकी कब्र उसी घड़े में होती है। तो ये वाला पॉइंट ख़ास तौर पे एक इरादे से डाला गया था कि जब हमारा दिल करेगा हम किसी भी इदारे को इस डेफिनेशन में से निकाल देंगे। जब लिखा होगा कॉरपोरेशंस टैक्स दें, तो अपने किसी चाहने वाले के इदारे को निकाल देंगे, तो कॉरपोरेशंस टैक्स देंगी, और वो इदारा जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है वो टैक्स नहीं देगा। इवन टैक्स के अंदर आप ऐसे रूल पढ़ते हैं कि अगर किसी ने सन 2015 की फलाना तारीख से पीछे पीछे इस तरह का यूनिट इस तरह के इलाके में यूं करके लगाया होगा, तो उसको इतने साल तक टैक्स एग्जेम्प्ट। वो कोई रैंडम जिक्र नहीं हो रहा होता, वो किसी मिनिस्टर के बेटे के बिजनेस का जिक्र हो रहा होता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जब लॉ बन रहा होता है तो उसमें पहले लोग अपने ज़ाती मफाद ज़हन में रख रहे होते हैं, बाद में फिर मुल्क को सोच रहे होते हैं। तो क्या हमें बॉडी कॉर्पोरेट समझ आया? 3 चीज़ें शामिल होंगी और 2 चीज़ें शामिल नहीं होंगी। इस चैप्टर पे जब वो सोचते हैं कि चैप्टर से कुछ तो पूछ लें, अच्छा नहीं लग रहा कि चैप्टर से हमने कुछ नहीं पूछा, वो डेफिनेशन पूछ लेते हैं। कहते हैं 4-5 नंबर के लिए तकलीफ भी दे देगी, लोग नंबर भी नहीं लेंगे, और मेरी तरफ से चैप्टर पे टिक भी लग जाएगा। तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। बॉडी कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ, इस एक्ट या कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई कंपनी। नंबर 2, आउटसाइड पाकिस्तान। नंबर 3, बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन रेलेवेंट
स्टैचू, जिसको अपने कानून ने कहा हो कि तुम बॉडी कॉर्पोरेट हो। जैसे बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस है, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस है, मुदारबा का ऑर्डिनेंस है, वो लोग अपने अपने रेलिवेंट इदारे को कहते हैं कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है। तो बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी लॉ वाली सारी कंपनियों को भी कहेंगे, मुल्क से बाहर वाली कंपनियों को भी कहेंगे, और किसी और कानून की कंपनियों या इदारों को भी बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे। एक्सक्लूड क्या करना है, डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लॉ में रजिस्टर हुई है उसे साइड पे कर देंगे, और एनी अदर एंटिटी जो कंपनी ना हो इस लॉ वगैरह के मुताबिक, जिसको कंसर्न मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू कह दे कि इसको हटा दें, तो उसको फिर हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं काउंट करेंगे। तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन याद रखने के लिए 3 चीज़ें जो शामिल हैं वो याद रखनी होंगी, और जो 2 माइनस हो रही हैं वो याद रखनी होंगी। क्या आप याद रख पाएंगे? पक्की बात है। जब ये सारी बात समझ आ गई तो इन्होंने कहा कि अब जब बॉडी कॉर्पोरेट का जिक्र हुआ और मुल्क से बाहर की कंपनी का जिक्र हुआ है, तो हम ज़रा डिस्कस कर लें फॉरेन कंपनी किसे कहते हैं। फॉरेन कंपनी, अभी हमने क्या पढ़ा था? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। अब दुनिया में करोड़ों लाखों कंपनियां होंगी, वो सब पाकिस्तान के मुताबिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान है, उन सबको हम बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लॉ उन सारी कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान पे एप्लीकेबल नहीं है। पाकिस्तान के लॉ एप्लीकेबल हैं फॉरेन कंपनीज पे। लफ्ज़ से तो ये वही लग रही हैं, लेकिन फॉरेन कंपनी से मुराद ऐसी कंपनी जो है बॉडी कॉर्पोरेट, है इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, लेकिन हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस या लाइजन ऑफिस इन पाकिस्तान, जिनका पाकिस्तान में कोई कारोबारी जगह है या कोई कोऑर्डिनेशन ऑफिस है, वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, चाहे खुद बैठे हैं, चाहे एजेंट मौजूद है, चाहे फिजिकली मौजूद है या इलेक्ट्रॉनिकली। तो इसका मतलब बाहर की सारी कंपनियों से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनमें से जो कंपनी पाकिस्तान में खुद आ जाए या एजेंट भेज दे, फिजिकली आ जाए, ऑनलाइन आ जाए, पाकिस्तान में कोऑर्डिनेशन ऑफिस बनाए या मेन ऑफिस बनाए, तो जो भी बाहर की कंपनी पाकिस्तान में बिजनेस कर रही है, हमारे लॉ की नज़र में हम उसे क्या कहेंगे? फॉरेन कंपनी। तो अगर गूगल अपनी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बेच रहा है तो वो फॉरेन कंपनी है। एप्पल की प्रोडक्ट्स अगर पाकिस्तान में किसी भी तरीके से खुद या एजेंट के थ्रू अगर पहुंच रही हैं तो वो भी एक फॉरेन कंपनी है। लेकिन अल्फा सिक्योरिटीज़ लिमिटेड जो नॉर्वे में रजिस्टर हुई हुई है, हमने पाकिस्तान में उसको कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, ना पाकिस्तान में उसने कोई खुद काम किया, ना एजेंट भेजा, ना कोई कोऑर्डिनेशन ऑफिस बनाया। तो हमारी नज़र में वो खाली इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान है, लेकिन फॉरेन कंपनी नहीं है। तो फॉरेन कंपनी उस आउटसाइड पाकिस्तान इनकॉर्पोरेटेड कंपनी को कहेंगे जिसका पाकिस्तान से कोई कनेक्शन है, फिजिकली खुद बैठे हैं या एजेंट के थ्रू, प्रॉपर ऑफिस है या खाली कोऑर्डिनेशन ऑफिस है, ऑनलाइन है या फिजिकल है, किसी भी तरीके से अगर आप पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं। या दूसरा वाला, कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान इन एनी अदर मैनर एज मे बी, या अगर हम कल को कुछ बता देंगे तो उस तरह से जो होगा वो भी कहलाएगा। और जो स्पेसिफाई किया वो सिलेबस किया वो एक्ट में भी नहीं है। तो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन समझ आई। आज का दिन हमारा बोर है, आज हमने सिर्फ डेफिनेशंस पे बात करनी है, कंपनियों की अलग अलग तरह की। तो अब हमें कंपनी समझ आ चुकी है, हमें बॉडी कॉर्पोरेट समझ आ चुका है, और हमें फॉरेन कंपनी समझ आ गई है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? मुझे कोई सी 10 एग्जांपल दे सकते हैं फॉरेन कंपनियों की? नेस्ले अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी के थ्रू पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है। यूनिलीवर, कोका कोला पाकिस्तान जो कि बाहर की एक सब्सिडरी है, पेप्सी, ठीक है, और टोयोटा, सैमसंग, एप्पल, जी 10 बतानी है, 3 रह गई जी। अब अगेन अगर रिटेलर है तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा या तो आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस हो या कोऑर्डिनेशन ऑफिस हो। अब अगर एक ऑफिशियल रिटेलर है, मतलब मैं कहता हूँ कि सैमसंग का एक ऑफिशियल स्टोर यहाँ पे लेके बैठा हुआ है बंदा और सैमसंग वालों के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर तो सैमसंग एक फॉरेन कंपनी है। लेकिन अगर सैमसंग बिल्कुल ही बाहर बैठी हुई और लोग पाकिस्तान के इंपोर्ट करके बेच रहे हैं तो फिर सैमसंग का पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है। तो जो रिटेलर्स मौजूद हैं, अगर वो स्पेशलाइज्ड डायरेक्ट सोल्ड रिटेलर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं या ऑथराइज एजेंट्स हैं, फिर तो जो कंपनी है वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी।
कहलाएगी। लेकिन अगर पाकिस्तान के बहुत सारे रिटेलर बाहर से बहुत सारी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करके पाकिस्तान में बेच रहे हैं और उन कंपनियों को खुद भी नहीं पता या वो कंपनियों का पाकिस्तान में कोई विंग नहीं है किसी भी किस्म का, तो फिर वो फॉरेन कंपनीज नहीं कहलाएंगी। या तो आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए पाकिस्तान में, या आपका कोई कोऑर्डिनेशन ऑफिस, जैसे ACCA। अब ACCA के पाकिस्तान में कोऑर्डिनेशन ऑफिसेस बने हुए हैं जहाँ से लोग आते हैं और वो ACCA से कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन ऑफिस मौजूद हो, या खुद कंपनी मौजूद हो, या एक प्रॉपर एजेंट बिठाया हुआ हो, फिजिकली काम कर रहे हो, ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से काम कर रहे हैं। तो अब अगर बाहर की एक कंपनी है और वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे अपनी कैंपेन्स चलाती है और यहाँ के लोगों को टारगेट करती है और उनसे ऑनलाइन बाइंग करवाती है और उनको चीज़ें पाकिस्तान में डिलीवर करती है, तो भी वो फ़ॉरेन कंपनी है। तो आसान अल्फाज में बाहर की वो कंपनी जिसका पाकिस्तान पे ध्यान पड़ गया और वो पाकिस्तान में किसी ना किसी तरीके से खुद अपने इरादे से बिजनेस कर रहे हैं, वो फॉरेन कंपनी है। और बाहर की वो कंपनी जिसने कभी देखा ही नहीं पलट के कि पाकिस्तान भी कोई मुल्क है या नहीं है, तो वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान तो है लेकिन, तो आसान अल्फाज में बाहर की वो कंपनियां जो पाकिस्तान में किसी हवाले से इन्वॉल्व है वो बन जाएंगी फॉरेन कंपनियां। लेकिन चूंकि लॉ है तो फिर डेफिनेशन हमें एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी। मैकडॉनल्ड्स कंपनी जी, मैकडॉनल्ड्स क्या है? मैकडॉनल्ड्स ओरिजिनली एक कंपनी है, उस कंपनी का फिर ब्रांड है। कई दफ़ा हमारे पास एक ब्रांड पहुंचता है, हमारे पास कंपनी नहीं पहुंचती। जैसे नेस्ले कंपनी है और कंपनी के अंदर डिफरेंट तरह के ब्रांड्स हैं। लेकिन पेप्सी एक ब्रांड है, पेप्सी कंपनी को नहीं कहते, पेप्सी उस कंपनी का एक ब्रांड है। लेज एक ब्रांड है, पेरेंट कंपनी ओरिजिनल पेप्सी कोला जो इंटरनेशनल है वो है, लेकिन पेप्सी, द वर्ड पेप्सी, ये एक ब्रांड है, ये कंपनी का नाम नहीं है, मतलब वो ये एक प्रोडक्ट का नाम है। पेप्सी के साथ एक रेलेवेंट प्रोडक्ट भी दूसरे हैं, ड्यू वगैरह, तो ये भी अलग-अलग ये सारी प्रोडक्ट्स बन गई ना, यानी कि एक कंपनी की अलग अलग प्रोडक्ट्स होती हैं। तो ये ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हैं, ये कंपनियां नहीं हैं। कंपनी पीछे एक पेप्सी कोला इंटरनेशनल या इस तरह से कोई एक मेन नाम होता है और उसके बाद फिर उसकी डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स चल रही होती हैं। तो प्रोडक्ट को कंपनी नहीं बोलना। आईफोन कंपनी नहीं है, एप्पल कंपनी है। तो मतलब सम टाइम हम एक प्रोडक्ट को देख के समझते हैं कि ये कंपनी है, लेकिन वो एक प्रोडक्ट होती है, कंपनी डिफरेंट चीज़ होती है। क्या हमें फ़ॉरेन कंपनी समझ आई? अनफॉर्चुनेटली इसे भी याद करना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कंपनियों की डिफरेंट टाइप्स देखने की कोशिश करते हैं। कंपनियों को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है? 3 मशहूर ज़माना कैटेगरीज हैं कंपनियों की। कंपनियों की अगर हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज की बात करें तो एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स। एक होती है लिमिटेड बाय गारंटी, और एक होती है अनलिमिटेड कंपनी। कंपनियों की लायबिलिटी के हिसाब से 3 मशहूर किस्में हैं। ये कंपनी की मर्जी है कि वो रजिस्टर होते हुए इन 3 में से किसी एक जगह जा सकती है। हम आज तक जिसको कंपनी बोलते आए हैं, पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं, वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। ये सबको पता है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में क्या होता है? मेंबर्स होते हैं, मेंबर शेयर खरीद लेते हैं और वो शेयर्स के मालिक बन जाते हैं, और कंपनी में मेंबर की लायबिलिटी उतनी ही होती है जितना शेयर कैपिटल है। अगर इस कंपनी पे बुरा टाइम आएगा तो मेंबर से पैसे नहीं लिए जाएंगे, सिवाय इसके कि मेंबर ने कंपनी को पूरे पैसे नहीं दिए थे। समटाइम क्या होता है, कंपनी का 20 लाख का शेयर कैपिटल था, लोगों ने 18 लाख दिया और 2 लाख का एक बंदे ने उधार कर लिया। पुराने ज़माने में ये अलाउड होता था कि आप शेयर खरीद लें लेकिन आप उसकी पार्ट पेमेंट करें और बाकी पार्ट पेमेंट बाद में कर दें। तो अगर ये कंपनी वाइंड अप हो गई तो जो 20 लाख का कैपिटल है इसमें से 18 लाख के लिए रिस्पॉन्सिबल है कंपनी, और 2 लाख के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वो शख्स जिसने अनपेड शेयर्स अपने पास रखे हुए थे। तो लिमिटेड बाय शेयर वो कंपनी है जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी शेयर कैपिटल की हद तक होती है, लेकिन अगर उन्होंने अनपेड शेयर लिए हुए हैं तो फिर वो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो कंपनी अपने पेड अप शेयर कैपिटल की लायबल है, मेंबर से 0 रुपीज़ लिए जाएंगे, लेकिन मेंबर से सिर्फ उस सूरत में लिए जाएंगे जब मेंबर के ज़िम्मे अनपेड कैपिटल होगा। याद रहेगा? तो वही कंपनी है जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। फिर एक नई कैटेगरी आ जाती है कंपनी लिमिटेड बाय
कई दफ़ा 10-12 लोग इकट्ठे होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो एक कंपनी बनाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते वो शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूट करें। उनको सिर्फ फ़ायदा उठाना होता है लिमिटेड लायबिलिटी का। तो फॉर एग्जांपल 10 प्रोफेशनल्स हैं और वो कह रहे हैं कि हम अपना अपना बिजनेस करेंगे, लेकिन हम सब अपने ऊपर एक कंपनी की छत रखना चाहते हैं। इकट्ठे होंगे और एक कंपनी बना लेंगे, और वो कंपनी होगी लिमिटेड बाय गारंटी। और पहले दिन कंपनी के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में वादा करेंगे, अगर इस कंपनी पे कभी बुरा वक्त आया मैं लाख रुपए देने का पाबंद हूँगा। अगर इस कंपनी पे बुरा वक्त आया तो मैं 1 लाख रुपए के लिए पर्सनली लायबल हूँगा। तो जब वो बुरा वक्त आएगा तब इस बंदे की लायबिलिटी होगी वो 1 लाख रुपए, और अगर ऐसा कभी बुरा वक्त आया ही नहीं तो इस बंदे की कोई लायबिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने बगैर पैसों के कंपनी स्टार्ट कर दी। कैसे हो सकता है कि वो कंपनी बगैर पैसों से चल रही हो? आपने कोई ऐसा इदारा देखा जो जिसका कैपिटल ही ना हो फिर भी चलता हो? आई कैप का कैपिटल है नहीं, फिर भी चलता है। कैसे चलता है? हम सबसे पैसे लेके, आपसे सब्सक्रिप्शन लेता है, हमसे सब्सक्रिप्शन लेता है, मतलब आपसे फिर कम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, हम ज़रा बड़े मुजरिम हैं। आपने सीए करना है इसलिए सब्सक्रिप्शन लेता है, हमने सीए कर लिया है इसलिए सब्सक्रिप्शन लेता है। जका टैक्स है ना, सीए कर लिया, क्यों किया था? सालाना पैसा तो अगर मुझे अपने नाम के साथ सीए लिखना है तो मुझे हर साल 25-30 हज़ार रुपये आई कैप को देने हैं। फिर अगर मैंने आई कैप के बच्चों को पढ़ाना है तो कॉलेज बनाने के हर साल उनको पैसे देने हैं। अगर हैंड्स ऑन कोर्स कराने हैं, चूँकि उसकी इजाज़त दे दी आई कैप ने, इतना एहसान कर दिया, उसके भी हमने सालाना पैसे देने हैं। अगर मेरी फर्म होती तो मुझे वो पैसे भी देने पड़ते हैं। तो ये जो हम सब पैसे दे रहे हैं, आप लोग तो 5,000 रुपये दे के जो है ना वो परेशान रहते हैं कि जी हमने साल में इतनी खतीर रकम दे दी, तो हमसे तो 5-5 लाख रुपया ले लेता है आई कैप। तो ये जो सब्सक्रिप्शन लेता है आई कैप, ये जो लाइसेंसेस के पैसे लेता है, ये जो कॉलेजेस के पैसे लेता है, जो फर्म्स के पैसे लेता है, जो मेंबर से पैसे लेता है, तो बच्चों से सब्सक्रिप्शन लेता है, जो इम्तिहान लेने के पैसे लेता है, ये सब शेयर कैपिटल तो नहीं है। इसका मतलब ये बात हमें समझ आ गई कि एक इदारा शेयर कैपिटल की ज़रूरत नहीं है चलाने के लिए, अकल होनी चाहिए। तो जो स्पोर्ट्स क्लब होते हैं इसमें क्या होता है, मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन लगी हुई होती है, पर मंथ इतने पैसे देंगे, ज्वाइनिंग की एक फ़ीस देते हैं, सालाना पैसे दे रहे होते हैं, कुछ जगह माहाना पैसे दे रहे होते हैं। तो जब भी एक इस तरह की कंपनी बनती है गारंटी लिमिटेड, तो वो नॉर्मली क्या करते हैं, अपने मेंबर्स की कोई सब्सक्रिप्शन तय कर देते हैं और उसी से इदारा चलाते रहते हैं। तो गारंटी लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें एट द टाइम ऑफ मेकिंग कंपनी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ एट द टाइम ऑफ मेकिंग कंपनी पैसे देने की ज़रूरत है। तो इधर कंपनी की लायबिलिटी है शेयर कैपिटल और मेंबर की लायबिलिटी है ज़ीरो, लेकिन अगर मेंबर ने उधार किया हुआ है तो उसकी लायबिलिटी होगी। यहाँ कंपनी की लायबिलिटी है, मेंबर की लायबिलिटी कितनी है? जितना गारंटी थी है, उससे ऊपर वो लायबल नहीं है। अगर चाहें और इस कंपनी में हिस्से बनाना चाहें, यानी कि एक खास टाइम गुजरा और लोगों ने कहा कि ठीक है जी अब अभी तक तो हम सब बराबर थे, लेकिन अब देख लेते हैं कि जो ज़्यादा पैसे कंट्रीब्यूट करेगा वो मेंबर बन जाए, तो गारंटी लिमिटेड कंपनी की 2 किस्में हैं, हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो आप चाहें तो आप इसमें शेयर कैपिटल भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर इसमें शेयर कैपिटल आ गया तो गारंटी लिमिटेड की दोहरी लायबिलिटी हो जाएगी, यानी कि मेंबर की गारंटी की लायबिलिटी भी होगी और अगर उसने अनपेड अमाउंट रखी हुई है उसकी लायबिलिटी भी होगी। ये बात समझ आ रही है? ये वाली बात समझ आई है? शेयर कैपिटल गारंटी लिमिटेड में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, तो उससे पहले उन्होंने एक लिखा होता है कि जब कंपनी पे मुश्किल वक्त आएगा तो हम इतने पैसे देंगे, हम इतने पैसे देंगे। बिल्कुल सही, वही सेम रहती है कि उसकी शेयर कैपिटल जितनी है? जी बिल्कुल। अब अगर आपकी गारंटी लिमिटेड कंपनी थी और आप शेयर्स भी ले आए हैं तो पहले तो आपकी गारंटी की हद तक लायबिलिटी है, फिर देखेंगे कि क्या आपने शेयर्स में से भी कुछ के पैसे कम दिए हुए, तो यूं समझें कि इन दोनों कॉलम्स को जोड़ देंगे, लायबिलिटी डबल हो जाएगी। आप गारंटी अमाउंट के लिए भी लायबल हो जाएंगे और अगर आपने अनपेड शेयर्स रखे हुए हैं तो आप उसके लिए भी लायबल हो जाएंगे। सर एक जो शेयर होल्डर होता है जितना उसने इन्वेस्ट किया तो उसकी लायबिलिटी उतनी नहीं होती? जी, शेयर होल्डर ने जितना इन्वेस्ट किया होता है लायबिलिटी उतनी है। अब शेयर होल्डर आपको, मैंने कहा आपने 4 लाख रुपए देने हैं, आपने कहा जी ठीक है, मुझे आगे 3 लाख दिए, कहा बस 1 लाख मैं अभी आपको देता हूँ 15-20 दिनों में, तो आपकी लायबिलिटी, आपने 4 लाख दिया, आपका 4 लाख से बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, 4 लाख डब्बे में आ गया, लेकिन डब्बे में भी 4 पहुंचा ही नहीं, 3 आपने दिए तो डब्बे में 3 पड़ा हुआ है, तो डब्बे से वो 3 निकालेंगे, बकाया 1 किससे लेंगे? उससे लेंगे जिसने उधार किया है। तो इसका मतलब है कि शेयर होल्डर की इन कंपनियों में लायबिलिटी वैसे तो ज़ीरो होती है,
लेकिन अगर उसने कुछ पैसे ना दिए हुए हों पूरे तो उतने पैसे की लायबिलिटी होती है। तो गारंटी लिमिटेड में जितनी गारंटी दी होती है, और अगर गारंटी लिमिटेड में शेयर कैपिटल भी ऐड हो गया तो फिर गारंटी की हद तक लायबल होंगे, प्लस वो जो आपने वो जो थोड़ा सा 1 लाख का उधार किया हुआ है उसके लिए भी लायबल होंगे। तो 3 लाख जो दिया वो उसकी लायबिलिटी क्या होगी? जो 3 लाख दिया हुआ है वो आपने दोबारा नहीं देना, बस वो वापस नहीं मिलेगा। जो चला गया वो चला गया, जो डब्बे में वो अब आपका नहीं है, वो डब्बे का है। अब वो डब्बे पे मुसीबत आएगी तो वो पैसा इस्तेमाल कर देगा। यानी कि 20 लाख जो इन लोगों ने शुरू में डाला था ना बॉक्स में, वो अब उनका नहीं रहा, वो कंपनी का हो गया। वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपना वो पैसा निकालना चाहते हैं तो वहाँ डब्बे से नहीं निकालेंगे, वो बाहर किसी और को शेयर बेचेंगे, उससे पैसे लेके निकल लेंगे, और जो नया बंदा आएगा वो मानेगा कि डब्बे में उसका हिस्सा है। तो ये शेयर वापस नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि कंपनी लोगों से वही शेयर वापस लेना शुरू कर दे। इसके कुछ अलग से रेगुलेशंस हैं, एक सिलेक्टेड जगह पे इसकी इजाज़त है, वरना एक कंपनी अपने शेयर वापस नहीं लेती। रिडीमेबल कैपिटल एक खास किस्म का होता है जो वापस लिया जाता है, लेकिन नॉर्मली शेयर दे दिए और लोगों ने खरीद लिए तो लोगों का पैसा आ गया, अब वो पैसा दाव पे लग गया है। लाइबिलिटी से यहाँ मुराद है कि वो पैसा तो लग गया, क्या उसके अलावा शेयर होल्डर को घर जाके तंग कर सकते हैं? तो इस कंपनी में नहीं कर सकते जब तक कि उसने अनपेड ना रखा वो। इस कंपनी में उतना तंग कर सकते हैं जितनी गारंटी दी हुई है, और अगर इसमें शेयर कैपिटल भी है तो गारंटी भी और अनपेड अमाउंट भी। सर अनपेड शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है? जी, अनपेड शेयर्स पे डिविडेंड भी प्रोपोर्शनेट होकर मिलता है। यानी अगर डिविडेंड 1 रुपया पर शेयर मिल रहा है और आपने 70% पेमेंट की हुई है तो आपको 0.7 रुपीज़ पर शेयर मिलेगा। जितने पैसे दिए उतने डिविडेंड मिलेगा। 1984 तक ये कॉन्सेप्ट होता था, 1984 ने ख़त्म कर दिया था कॉन्सेप्ट, 2017 ने भी ख़त्म कर दिया है। बट लॉ की मजबूरी ये है कि कंपनियां तो बहुत पुराने ज़माने से भी रजिस्टर हुई पड़ी हैं। तो आज की डेट में पिछले 32-35 साल में तो ऐसी कंपनी नहीं है जिसने पार्टली पेड अप कैपिटल रखा हो। आज रूल ये है कि पूरे पैसे दोगे तो शेयर मिलेगा, वरना शेयर नहीं मिलेगा। लिमिटेड बाय गारंटी, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, समझ आ गया? अनलिमिटेड कंपनी। कल हम इतना शोर मचा के कह रहे थे कि कंपनी को बनाने का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि वहाँ क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो एक बंदा कंपनी भी बनाए और लाइबिलिटी लिए अनलिमिटेड, क्यों? हो सकता है कोई बहुत ही महंगा काम कर रहे हो, कोई ख़तरनाक काम कर रहे हो, ऐसा काम कर रहे हो जिसमें लाइबिलिटी कितनी रखी जाए ये नहीं समझ आ रही। भाई फॉर एग्जांपल ये जो लेस्को है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। लेस्को जब कंपनी बना रही होगी तो गवर्नमेंट ऐसे कहेगी कि आपने बनना है अनलिमिटेड कंपनी, वरना क्या होगा भाई, लेस्को अगर कुछ गड़बड़ करेगी और नुकसान करेगी तो जितना उसका कैपिटल होगा वहाँ तक लायबल होगी। लेस्को की एक गड़बड़ का मतलब है कितने अरब का नुकसान। किसी एक दिन वो पीछे से प्रॉपर जो 4,000 या 40,000 वोट्स का झटका आ रहा है, वो अगर एक भी दफ़ा घरों तक पहुंच गया, घर जल जाएंगे, इक्विपमेंट्स जल जाएंगे, इंसानी जानें जा सकती हैं, कई अरब से ऊपर का नुकसान हो सकता है। फिर आप कंपनी के पास जाएंगे, वो कहेंगे हम बहुत शर्मिंदा, हम कंपनी बंद कर रहे हैं, ये डब्बे में पड़े हुए 30 लाख निकाल के ले जाएं। तो अगर लिमिटेड लाइबिलिटी होगी ना कुछ कंपनियों की तो उन्हें खौफ नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट ने एक पावर अपने पास रखी हुई है, कुछ खास सेक्टर में वो कहते हैं कि जो कंपनी आएगी हम बताएंगे कि वो किस तरह की लाइबिलिटी रखे। तो ये जो खासतौर पे यूटिलिटी के अंदर अदर देन गवर्नमेंट, जब भी कोई कंपनी आएगी अदर देन गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट उसे कहेगी आप अनलिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर हो, ताकि आपको डर हो कि आपके घर के हिसाब से भी बिक जाएंगे अगर आपने कुछ गलत किया। इसी तरह से जो बलूचिस्तान में सोना निकालने के लिए होती हैं कंपनियाँ, अब ज़ाहिर है सोना इतनी कीमती चीज़ है कि अगर उन्होंने थोड़ा सा भी चोरी कर लिया तो वो तो कई अरब का बन जाएगा। मैं नॉर्मली एक कैलकुलेशन करवाता हूँ लोगों की ज़रा अकाउंटिंग समझने के लिए कि उनकी कितनी अच्छी अकाउंटिंग है, कि फ़र्ज़ करें एक ट्रक सोने का भरा हुआ चोरी कर ले एक कंपनी। अब एक ट्रक सोना जो है ना, इसको मैयर करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो एक हिसाब किताब लगा लेते हैं। ये हमें पता है कि एक ट्रक में 10,000 से 15,000 ईंटें आ सकती हैं। फ़र्ज़ करें एक बड़ा ट्रक है, उसमें 15,000 ईंटें आती हैं। वो ईंट होती है बड़ी वाली, जो सोने की ईंट होती है वो आपने फिल्मों में देखी होगी, वो थोड़ी सी ज़रा क्यूट सी होती है। बिस्किट तो और कम होते हैं ना, वो तो ग्राम्स में आ जाते हैं। जो किलो वाली ईंट होती है वो थोड़ी सी स्मार्ट सी होती है। हमारी इस रेगुलर ईंट में 3 आ जाएंगी। तो इसका मतलब एक ट्रक में 15,000 अगर ईंटें आती हैं तो 45,000 सोने वाली ईंटें आ जाएंगी। 45,000 को राउंड कर लेते हैं, 50,000 बना लेते हैं, थोड़ा सा ओवरफ्लो भी तो करेंगे ना।
तो 50,000 ईंटें 1-1 किलो की। अब 1 किलो को कैसे मेजर करें? 10 ग्राम सोने का इस वक्त रेट क्या चल रहा है? 2,30,000, डिपेंड करता है कि उसके कैरेट्स कितने हैं। एक तोला में 12 ग्राम जी, 1 तोला में उनने का 12 ग्राम। अब 10 ग्राम सोने का अलग रेट होता है और तोले का अलग रेट होता है, क्योंकि तोले और 10 ग्राम में भी थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो 10 ग्राम का आसान रेट निकाल लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, 2 लाख। 1 किलो में कितनी दफ़ा 10 ग्राम होते हैं? 100 दफ़ा। 1000 ग्राम का होता है ना 1 किलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 लाख का 10 ग्राम है तो 1 किलो 2 करोड़ का होगा। तो एक ईंट 2 करोड़ की होगी। और ईंटें कितनी हैं? 50,000। तो क्या मेरे सामने जो लोग मौजूद हैं, मैं उनसे इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि उन्होंने 50,000 को 2 करोड़ से मल्टीप्लाई करके मुझे उर्दू या इंग्लिश ज़बान में बता देना है कि ये कितने बिलियन मिलियन है या कितने अरब खरब बनते हैं? हाँ जी, करेक्ट, कैलकुलेट कर लें। जी, एक ईंट 2 करोड़ की है और 50,000 ईंटें हैं। करोड़ 10 मिलियन को कहते हैं। मतलब आप किसी भी एक सिस्टम में जवाब देते हैं, उर्दू में जवाब देते हैं, इंग्लिश के सिस्टम में जवाब देते हैं। 1 ट्रिलियन, एक जवाब आया 1 ट्रिलियन, सॉरी। और 10 बिलियन एक और जवाब आ चुका है हमारे पास। और इन दोनों जवाबों में 100 गुना का फ़र्क है। मतलब बिलियन का 10 गुना 100 बिलियन होता है और 1 ट्रिलियन 1000 बिलियन होते हैं। तो इसलिए हमारे पास 2 जवाब आए हैं, एक 10 बिलियन है, एक 1 ट्रिलियन है। एक भाई ने 1 मिलियन भी जवाब निकाला, बिलियन। ठीक है, अब हमारे पास जवाब आ चुके हैं 1 बिलियन, 10 बिलियन और 1 ट्रिलियन, यानी कि 1000 बिलियंस। हाँ जी, और कोई जवाब? 100 बिलियन किसी का नहीं जवाब आ रहा? कहीं 100 बिलियन को खुद ही से ट्रिलियन तो नहीं ना कह रहे? जी, 100 बिलियन, ये भी जवाब आ गया। कमती लॉ को साइड पर रख देते हैं एक दफ़ा। मुझे ना परेशानी हो रही है, पता है, आप लोगों ने पाकिस्तानी माहौल में आगे जाना है। आप कमती के पास जाएंगे, आप कहेंगे कि जी आपकी एंट्री गलत है, वो कहेंगे 45 लाख दी एंट्री है। अब आप सोच रहे होंगे 45 लाख जो है वो मिलियन में पता नहीं कितना होता है। ठीक है, अब आप हिसाब लगा रहे होंगे कि मिलियन क्या है और लाख क्या है और करोड़ क्या है। आप पढ़ विदेशी रहे हैं, रहना पाकिस्तान में, तो आपको उर्दू सिस्टम भी पता होना चाहिए, इंग्लिश सिस्टम भी पता होना चाहिए। तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि आप लोगों ने इतने ज़्यादा वेरिएशन वाले जवाब दिए हैं। कैलकुलेटर ने सपोर्ट नहीं ना किया, उसने 10 की पावर में दिखा दिया। गंदी बात की है, ऐसे थोड़ी होता है। ये 2 करोड़ में ज़ीरो कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। आप श्योर हैं? और 50,000 में कितने ज़ीरो होते हैं? तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक काम करते हैं, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 आ गया। अब बाकी सारे ज़ीरो ऐड कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है जी, यही मल्टीप्लिकेशन थी हमारी। अब कॉमे लगाते हैं ताकि पढ़ा जाए ना ये नंबर। इस वक्त तो समझ ही नहीं आ रहा। ये कॉमा यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, 1 ट्रिलियन। ये कॉमे लगाने वाली बात समझ आई है? मेरे ख्याल में इस टाइम में ना कमती लॉ को फ़िलहाल थोड़ी सी देर के लिए बंद कर देते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी परेशानी हो गई है। अगर फॉर एग्जांपल एक नंबर लिखा हुआ हो 719232048 इसमें कितने डिजिट्स थे हमारे पास? 11 12 और 13, 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 और डिजिट लिख लेते हैं, 7 7
7 नहीं 804। सर जज्बात से खेल गए आप। इंग्लिश सिस्टम 3 के बाद कॉमा लगता है, ये हंड्रेड्स की गिनती कहलाती है, ये थाउजेंड्स की गिनती कहलाती है, ये मिलियंस की गिनती कहलाती है, ये बिलियंस की कहलाती है और ये ट्रिलियन है। अब अगर इसको पढ़ना होगा तो मैं कहूँगा 7 ट्रिलियन 192 बिलियन 320 मिलियन 481,804। आपने इसको 4,81,000 नहीं पढ़ना, 4,81,000 नहीं पढ़ना, 481,000 पढ़ना है। ये इंग्लिश सिस्टम है जिसमें 3 के बाद कॉमे लगते हैं। जो हिंदी या पाकिस्तानी सिस्टम है उसमें पहले 3 के बाद 2 के बाद कॉमे लगते हैं। यानी ये इसे कहते हैं उर्दू में इकाई, दिहाई, सैकड़ा। तो ये 100 तक की कहानी ये है। ये हज़ार होते हैं। अब ये 2 के बाद कॉमे लग जाएंगे। ये लाख होता है, ये करोड़ होता है, ये अरब होता है और ये खरब होता है। इससे आगे भी होते हैं, नीलम और इस तरह से करके बड़े अलग अलग तरह के वर्ड्स होते हैं, लेकिन इतनी करप्शन से हो जाता है, पूरा मुल्क साफ़ हो जाता है। तो नॉर्मली जो है ना, जहाँ गिनती ख़त्म हो जाती है फिर हम मल्टीपल पे बोलना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल खरब पे अगर हमारी गिनती ख़त्म हो जाए और आगे बहुत सारे लिखे हों तो हम कहेंगे 600 खरब। जैसे इंडियन बेचारों का मसला है, उनकी करोड़ पे गिनती ख़त्म हो जाती है। तो आपने सुना होगा 5,000 करोड़, 32,000 करोड़, 27 लाख करोड़। वो बेचारे मजबूर हैं, वो करोड़ से आगे उनकी गिनती नहीं है, तो वो फिर करोड़ के मल्टीपल्स में बोल रहे होते हैं। तो इसमें फिर इसी तरह से, यानी कि आप जब 2 के बाद कॉलम में बनाते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। सबसे पहले एक बात तो आसान है कि 1 बिलियन और 1 अरब सेम होते हैं। 1 बिलियन हो या 1 अरब हो, ये सेम। तो बिलियन और अरब सेम है। अब मिलियन देखते हैं। 1 मिलियन के आसपास क्या है? ये मिलियन यहाँ था, तो ये लाख की गिनती में 10 में, तो 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है। अच्छा, करोड़ और मिलियन का आपस में क्या ताल्लुक होगा? 10 मिलियन 1 करोड़ बन जाएगा। तो मिलियन, बिलियन और करोड़, लाख और अरब, अगर ये आपको समझ आ जाए तो काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर एक नंबर देख के नहीं समझ आ रहा तो पहले 3 के बाद कॉमा लगाना है और फिर 2 के बाद कॉमा लगा के उसको उर्दू सिस्टम में पढ़ा जा सकता है। तो अगर इस वाले को 2 वाले कॉमे के साथ पढ़ा जाए, ये 100 था, ये 1000, ये लाख, करोड़, अरब, खरब, 10 खरब। तो 10 खरब या 1 ट्रिलियन करेक्ट आंसर था, क्योंकि 1 के बाद फिर ये लाइन से ये सारे 0 चले आ रहे हैं। वापस कमती लो पे आते हैं, हम बहुत दूर चले गए थे। तो कितने की चोरी हुई? 10 खरब की। 1000 बिलियन, 1 ट्रिलियन। तो 1 ट्रक है ये सोने का। तो ये कंपनी को गवर्नमेंट क्या कहेगी कि कितनी बड़ी लायबिलिटी के साथ रजिस्टर हो। इनका 25 करोड़ का शेयर कैपिटल हो, 5 अरब का शेयर कैपिटल हो, 25 अरब का भी शेयर कैपिटल हो, तो ये कबाड़ा तो बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह के सेक्टर में गवर्नमेंट मजबूर कर देती है कि आपने अगर कंपनी बनानी है तो क्या बनानी है? अनलिमिटेड कंपनी बनानी है। मैं तो दिल कर आप लोगों को होमवर्क भी दूं कि एक बड़ा सा नंबर लिख के दूं बगैर कॉमे लगाए, और आपसे कहूँ कि घर जाके आपने लिखना है, इसको देखना है और फिर अगले दिन जवाब देना है। 2 नंबर लिख देता हूँ, अगर कल याद रह गया तो उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे। ये तो आपने मुझे बड़ा मज़ेदार असाइनमेंट दे दी है, सुपर एक्साइटेड हो गया हूँ मैं तो। जी, हम अकाउंटिंग में इंग्लिश क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमने जिन किताबों का छापा मारा होता है उसमें इंग्लिश सिस्टम होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में सवाल क्या होता है? अगर एक मज़दूर को हम 20 रुपये दे रहे हैं, कौन सा मज़दूर 20 रुपये ले रहा है 1 घंटे के? क्योंकि वो पाउंड से निकाला होता है इन्होंने, तो पाउंड को रुपीस में कन्वर्ट कर दिया होता है और सवाल उसी तरह से चल रहा होता है। पाकिस्तान में कौन सा मज़दूर है जो पर आवर पैसे लेता है? टीचर।
कुछ मजदूर ऐसे होते हैं। ले जी, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक तो ये नंबर है और एक है 9 0 0 9 0 9 9 0 0 0 9 0 9 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मज़ा आएगा। ठीक है जी। 9 0 0 9 0 9 9 0 0 9 0 9 0। क्योंकि असल में ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर यहाँ पूरे पे 0 चल रहा होगा तो हमने इसको पुकारना भी है या नहीं पुकारना। अगर ये तीनों में 0 है तो आपने इसको पढ़ना है 320,804,। दरमियान वाला पी जाना है। तो इसलिए ना मैंने बीच बीच में इस तरह से 0 डाले हैं ताकि ज़रा मज़ा आए। ठीक है जी। तो ये 2 आपका होमवर्क है। मैं आपको ज़रा एक दफ़ा इंग्लिश दिखाऊं कि हमने जो अभी पढ़ा वो क्या था। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। क्योंकि होना ये है कि आप वहाँ पे फर्म में जाएंगे और जब वहाँ ऑडिट करने जाएंगे तो आप वहाँ पहुँचेंगे तो क्लाइंट कहेगा जी हाँ जी वो 200 मिलियन की एंट्री थी और उसमें से हमने 13 करोड़ माइनस किया तो फिर इतना बच गया। अब आप कहेंगे कि 200 मिलियन में से 13 करोड़ माइनस, तो कहेंगे यार आप इंग्लिश में बोले ना, सारा हम इंग्लिश में बताएं। तो कहेंगे भाई तुम कौन से मुल्क में बैठे हो? पाकिस्तान में बैठे हुए हो। कहाँ से पढ़ के आ रहे हो अकाउंटिंग? आप कहेंगे SBI से। हमारा नाम ख़राब करेंगे। तो अच्छा है हम ज़रा आपको अभी से बता दें कि आपने आगे जाके एक डायलेमा फेस करना है। ये एक डायलेमा है अच्छा खासा कि गुफ्तगू में उर्फ़ आम में उर्दू ज़बान में बात हो रही होती है और लिखे हुए उसमें इंग्लिश में चल रहा होता है सारा। तो कुछ कंपनियों के फाइनेंशियल उर्दू सिस्टम में बन रहे होते हैं अरब खरब वगैरह के हिसाब से, और कुछ के मिलियन बिलियन में चल रहे होते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनली मिलियन बिलियन वाले सिस्टम को अडॉप्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान में परफेक्टली सारी चीज़ें सिंक नहीं हुई। तो आपको दोनों सिस्टम्स की आगाही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि चैट GPT को लिख के पूछ रहे हो कि यार मुझे बता दो कि ये क्या होता है, और उसने भी एकदम से वैरायटी करा देनी है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड बाय मेमोरेंडम। मेमोरेंडम वो डॉक्यूमेंट जो कंपनी रजिस्टर कराने के लिए चाहिए होता है। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट इफ एनी रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में मेंबर की लाइबिलिटी क्या होती है? अगर कुछ शेयर उनकी तरफ से अनपेड हो तो बस उतनी होती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लाइबिलिटी ऑफ ओनर इज लिमिटेड टू अमाउंट मेंबर गारंटी टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट दैट कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाए तो इस इवेंट पे मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी होगी? वो गारंटी अमाउंट जो उन्होंने की थी। कंपनी मे और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। इफ कंपनी हैज शेयर कैपिटल लाइबिलिटी शेल ऑल्सो इंक्लूड अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स। अगर कंपनी में शेयर कैपिटल भी है तो लाइबिलिटी में वो वाली अमाउंट भी ऐड हो जाएगी। देन आएगी हमारे पास अनलिमिटेड कंपनी। दिस हैज ऑल एडवांटेज ऑफ नॉर्मल कंपनी एक्सेप्ट दैट लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज नॉट लिमिटेड। उससे ज़्यादा आसान बात यह है कि हम कहें कि कंपनी की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड नहीं है, यानी कि उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो वो एक अनलिमिटेड कंपनी है। क्लियर? तो ये कंपनियों की 3 कैटेगरीज हैं लाइबिलिटी के हिसाब से। लेकिन अगर हम एक डिफरेंट हिसाब से देखें कि कंपनियों की मेन 2 कैटेगरीज क्या हैं, तो मशहूर ज़माना आप लोगों में से कुछ ने टैक्स में भी पढ़ा होगा, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। ये नोट कर लिया आपने? होमवर्क कल कौन याद कराएगा मुझे? पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, कंपनियों की 2 मशहूर ज़माना किस्में। यानी जब आप कंपनी बनाने लगते हैं ना तो आपको ये 2 में से एक कैटेगरी बतानी पड़ती है कि आप इस तरफ जा रहे हैं या इस तरफ जा रहे हैं। इसी तरह से उन 3 में से कैटेगरी बतानी होती है कि आप लिमिटेड बाय शेयर में जा रहे हैं, गारंटी में जा रहे हैं या अनलिमिटेड। तो कंपनी बनाते वक्त लाइबिलिटी के हिसाब से वो 3 कैटेगरीज हैं और पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से ये 2 कैटेगरीज हैं। इसमें पब्लिक कंपनी की बहुत ही क्यूट सी डेफिनेशन है। अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज पब्लिक कंपनी। तो यहाँ लॉ ने पब्लिक कंपनी को डिफाइन नहीं किया, उन्होंने कहा भाई जो प्राइवेट नहीं होगा वो पब्लिक होगा। तो फिर प्राइवेट क्या है?
अब यहाँ ये नहीं कर सकते कि जो पब्लिक ना हो, क्योंकि हमें पब्लिक कंपनी का भी नहीं पता। प्राइवेट कंपनी एक महदूद कंपनी है, एक रुकी हुई कंपनी है, एक सिमटी हुई कंपनी है, एक ऐसी कंपनी जो लोगों को अपने पास नहीं आने देती, एक ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स नए मेंबर्स को वेलकम नहीं करते, एक कंपनी जो 50 या 50 से कम मेंबर्स पे चल रही है। और इस कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर कराते हुए कहा था कि हमारे पास नए मेंबर्स हम नहीं आने देंगे, हमारे मेंबर्स बगैर इजाज़त के अपने शेयर्स बेच नहीं सकते और हम 50 से ऊपर नहीं जाएंगे। क्यों इतनी नफरत क्यों है भाई? ये कंपनी आप बना रहे हैं, परपेचुअल सक्सेशन है, जब मर्जी लोग आएँ पैसे दें, कंपनी का कैपिटल बढ़ेगा। ये क्या बात कि आप कहते हैं कि जी हम लोगों को इनवाइट भी नहीं करेंगे क्या और पैसे दो, हम शेयर भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, हम 50 से ऊपर भी नहीं जाएंगे। अपनी फैमिली तक महदूद रखना चाह रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल रखना चाह रहे हैं, सिर्फ दोस्तों तक रखना चाह रहे हैं। भाई 7 दोस्त इकट्ठे हुए, उन्होंने एक दिन जो है वो अग्नि के फेरे लेके एक वचन लिया, ठीक है, आपस में एक वचन लिया, मतलब आग के गिर्द गोल गोल घूम के एक वचन लिया, आग पे हाथ रख के। उन्होंने कहा जी हम तमाम दोस्त शपथ लेते हैं कि हम ये कंपनी कभी नहीं छोड़ के जाएंगे, ये कंपनी हम साथ ने बनाई है और इस कंपनी पे किसी और का कोई अधिकार नहीं, तो ये कंपनी हमारी है और हम इस कंपनी को कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। और ये कह के बड़े जोशो खरोश से कंपनी स्टार्ट की और बड़ा मेहनत कर रहा है, हर बंदा मेहनत कर रहा है और सबको पता है कि जो कमाना है हम 7 लोगों ने कमाना है और हमारे पास आना है, और जो फैसला होना है हम 7 दोस्तों ने इकट्ठे बैठने और फिर वो फैसला करना है। एक दिन एक सेठ आता है, उनमें से 4 बंदे जिनको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनसे कहता है कि काम करो, अपने शेयर मुझे अच्छे पैसों पे बेच दो। उनसे शेयर खरीद के चला जाता है। जब नेक्स्ट डे वो दोस्त आते हैं वहाँ पे, तो 3 दोस्त आते हैं, 4 नज़र नहीं आ रहे होते, और 3 दोस्त आके जब सोच रहे होते हैं कि अब कंपनी को आगे कैसे बढ़ाएं, क्या करें, तो सामने एक बंदा रिवॉल्विंग कुर्सी पे गोल गोल घूम रहा होता है। आप उसे पूछते हैं भाई साहब आप कौन? कहता है मैं कंपनी का मालिक। कहते नहीं कंपनी के तो हम लोग मालिक हैं। उन्होंने कहा कौन से मालिक हो, कितने शेयर हैं तुम लोगों के पास? तो पता लगता है कि तीनों के पास मिला के जितने शेयर होते हैं उससे ज़्यादा शेयर उस बंदे के पास होते हैं जो कुर्सी पे गोल गोल घूम रहा होता है। तो कहता है भाई ये कंपनी मैंने तुम्हारे 4 दोस्तों से ख़रीद ली है, अब ये मेरी कंपनी है, अब इस कंपनी में वो होगा जो मैं कहूँगा। तो उन 3 दोस्तों का दिल टूट जाता है कि हमने अपने दोस्तों पे भरोसा किया, इंसानों पे भरोसा किया, और वो दोस्त अचानक से हमें छोड़ के चले गए और अब हमारी कंपनी में कोई और बंदा आके हमें बताएगा कि ये कंपनी चलानी कैसे है। उस दिन उन्हें शिद्दत से एहसास होता है कि अगर वो आज का लेक्चर उन्होंने स्किप ना किया होता तो शायद टीचर ने एक ख़ास कंपनी बताई थी कि रजिस्ट्रेशन के वक्त अपने आप को एक प्राइवेट कंपनी बना लो, जिसमें बाहर का बंदा बग़ैर बाकियों की इजाज़त के आ ही नहीं सकता, जिसमें आपको पैसों की ज़रूरत भी पड़े तो आप बाहर वालों को बुला के शेयर्स ऑफ़र करके नहीं बुला सकते, जिसके मेंबर्स 50 से ऊपर जा ही नहीं सकते। आपस में एक दूसरे को बांट सकते हैं, लेकिन बाहर के बंदों को शेयर ट्रांसफ़र करने पे रिस्ट्रिक्शन है, मना नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है, बगैर पूछे नहीं दे सकते। अगर शदीद मजबूरी है किसी की तो वो अपने बाकी दोस्तों से कहेगा भाई मुझे पैसे चाहिए, तो वो बाकी दोस्त उसके शेयर ख़रीद लेंगे, बाहर के बंदे को नहीं आने देंगे। लेकिन कोई भी नहीं ख़रीद रहा तो सब अगर इजाज़त दे देंगे तो फिर वो बाहर के बंदे को बेच सकता है। तो प्राइवेट कंपनी जिसमें 3 रिस्ट्रिक्शन है, बाहर के बंदे नहीं आएंगे, 50 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होंगे, और हम नए शेयर्स इशू करके लोगों से पैसे लेके उनको अपना रिडीमेबल कैपिटल डिबेंचर इस नीयत से लोगों को पैसे ऑफ़र नहीं करेंगे। फिर 50 में भी एक मसला है, अगर एक बंदे की डेथ हो गई तो क्या होगा, सारों की रजामंदी से उसकी जो 2-3 बच्चे हैं उनको भी शेयर होल्डर बना के हम ले आएंगे बीच में। लेकिन अगर कंपनी में बंदे ही 48 हैं और एक बंदे की डेथ हो जाती है और उसके 4 बच्चों को हमने मेंबर बनाना है, तो जिसकी डेथ हो गई वो 48 में से था, उसको माइनस कर दे 47, और ये 4 जब आएंगे 51, तो गड़बड़ हो गई। लॉ ने इजाज़त दी है कि अगर कुछ लोगों के पास कंबाइंड शेयर्स होंगे हम उनको एक काउंट करेंगे। तो 50 की गिनती में जो जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं आपने उनको 1 टाइम काउंट करना है और अकेले वालों को फुल काउंट करना है। तो क्या प्राइवेट और पब्लिक का फ़र्क समझ आया? इसका मतलब है कि जो अपने आप को बाउंड ना करे, जिसमें शेयर इजीली फ्लोट हो सकते हो, जिसमें कभी भी लोग आ सकते हो जा सकते हो, जिसमें कोई पाबंदी ना हो, वो कौन सी कंपनी है? पब्लिक, जिसके हज़ारों लाखों शेयर होल्डर हो सकते हैं। तो इसी की आगे से 2 मशहूर किस्में होती हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड।
मेरा नहीं ख्याल कि इतने पढ़े लिखे लोगों को मुझे समझाना पड़ेगा कि लिस्टेड अनलिस्टेड में क्या फ़र्क है। लिस्टेड कौन सा है? जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं, जहाँ से जाके ख़रीदे जा सकते हैं, और अनलिस्टेड जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं हो रहे। इसको लिस्टेड का दूसरा नाम कोटेड भी होता है। अगर कोई पुराना एग्जामिनर अचानक से आपके हत्थे चढ़ जाए और वो कोटेड शेयर बोलते हैं, तो कोटेड या अनकोटेड। तो पब्लिक कंपनी की दो किस्में, लिस्टेड और अनलिस्टेड। और प्राइवेट कंपनी की हमने कुछ शर्तें देखी। प्राइवेट कंपनी की भी एक स्पेशल किस्म होती है, उसको कहते हैं SMC, सिंगल मेंबर कंपनी। इसमें एक बंदा आता है और वो एक बंदा 100% शेयर्स कंपनी के खरीद लेता है, तो सिंगल मेंबर कंपनी बन जाती है। तो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि आज हम लोगों का थोड़ा सा बोल्ड लेक्चर होगा। हमने डिफरेंट तरह की कंपनियों की डेफिनेशन देखनी होगी। तो हमने पहले बॉडी कॉर्पोरेट को समझा, फिर फॉरेन कंपनी को समझा, फिर 3 तरह की कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर, अनलिमिटेड, और फिर ये 2 तरह की कंपनियाँ। और इसके अंदर भी फर्दर नाम पढ़ लिया, SMC भी पढ़ लिया, लिस्टेड भी पढ़ लिया, अनलिस्टेड भी पढ़ लिया। सिर्फ किताब की तरफ जाने की ज़रूरत है। प्राइवेट और अनलिस्टेड दोनों में शेयर ट्रेड नहीं हो रहे? जी, प्राइवेट और अनलिस्टेड, क्या दोनों में शेयर्स ट्रेड नहीं होते? पब्लिक के अंदर जो अनलिस्टेड है उसकी ट्रेडिंग पे पाबंदी नहीं है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं हो रही होती। यानी अगर मैं एक ऐसी कंपनी के शेयर खरीदूं जो लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है, और मैंने वो बेचनी हो, तो मैं OLX पे बेच सकता हूँ, मैं मुख्तलिफ जगह पे जाके आवाज़ लगा सकता हूँ, मुख्तलिफ लोगों से कह सकता हूँ मेरे से शेयर्स खरीद लो। शेयर बेचने खरीदने पे पाबंदी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक प्रॉपर मार्केट अवेलेबल नहीं है। और जो लिस्टेड कंपनी होगी उसका शेयर आराम से स्टॉक एक्सचेंज में लेके जाऊँगा, वहाँ लाखों लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो मेरे से भी शेयर खरीद लेंगे और मैं भी कोई भी शेयर खरीद लूँगा। तो अगर एक कंपनी चाहती है कि लोग धड़ाधड़ उसके शेयर्स में ट्रेड करें, वो अपने आप को लिस्ट करवा लेती है। और एक कंपनी अगर पब्लिक है लेकिन वो बहुत बड़े पैमाने पे मैस पब्लिक में नहीं एंटर होना चाहती, तो वो अपने आप को अनलिस्टेड रख के चलती है। लेकिन अनलिस्टेड में और प्राइवेट में फ़र्क है। प्राइवेट तो मना कर रही है, प्राइवेट 50 से ऊपर भी नहीं जाना चाह रही। प्राइवेट आम जनता को पैसे लेके शेयर्स ऑफर भी नहीं करने के मूड में बैठी हुई। डेफिनेशंस क्या है? पब्लिक कंपनी, कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। इसके अंदर 2 कैटेगरी है, लिस्टेड कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज़ लिस्टेड हैं, स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड हो रही हैं, और ये जिसकी सिक्योरिटीज़ लिस्टेड नहीं है। प्राइवेट कंपनी में एक सिंगल मेंबर कंपनी है जिसमें एक सिंगल मेंबर है जो कि कंपनी का डायरेक्टर है, और इन कंपनियों के नाम के साथ SMC प्राइवेट लिख देते हैं ताकि पता लग जाए कि ये सादा प्राइवेट नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की प्राइवेट है। और अदर प्राइवेट कंपनी कम से कम 2 मेंबर से रजिस्टर हो सकती है और 3 रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 50, ब्रैकेट में लिखा है जॉइंटली शेयर होल्डर्स जो हैं उनको 1 मेंबर काउंट करना है। अगर पहले कंपनी प्राइवेट कंपनी 10 मेंबर से रजिस्टर्ड हो, उसके बाद अपने मेंबर बढ़ा सकते हैं? जी, अब अगेन आगे चलते हैं, एक दफ़ा डेफिनेशन कंप्लीट हो जाए फिर मैं सवाल की तरफ आता हूँ। राइट टू ट्रांसफ़र, 3 रिस्ट्रिक्शन क्या है? 50। दूसरा, राइट टू ट्रांसफ़र द शेयर्स बाय मेंबर्स इसके शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एक्ट, सिवाय उस तरह जो एक्ट ने किसी और जगह बता दी है। मैंने आपको बताया था कि बाकियों की रजामंदी लेके आप शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन खुल्लम खुल्ला बगैर पूछे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और तीसरा, इन्विटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम जनरल पब्लिक फॉर इट्स शेयर्स, डिबेंचर्स, या तो शेयर, डिबेंचर और इस तरह के रिडीमेबल कैपिटल के लिए अक्सर कंपनी नहीं प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं, आओ हमें पैसे दो और हमसे हमारे ये चीज़ें ले लो, शेयर्स ले लो, डिबेंचर ले लो। तो ये कंपनी पब्लिक को आवाज़ मार के ये नहीं कह सकती आओ मुझे पैसे दो और मेरे से सिक्योरिटीज़ ले लो। तो 3 रिस्ट्रिक्शन है, नंबर ऑफ मेंबर्स 50 के अंदर, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, और जो मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बगैर बाकियों से पूछे। अब भाई का सवाल ये कि कंपनी रजिस्टर हुई 10 बंदों से, क्या वो आगे चल के शेयर्स बढ़ा सकते हैं? सवाल ये है कि आगे चल के ऐसा क्या हुआ, अगर हमें पैसों की ज़रूरत पड़ी या नंबर ऑफ मेंबर्स क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं हम? 10 बंदों से कंपनी शुरू हुई और बहुत अच्छी चल रही है, क्यों बढ़ाने उसके नंबर ऑफ मेंबर्स? और उसके कुछ और फैमिली मेंबर ऐड होना चाह रहे हैं, या अगर उनकी फैमिली एक्सपेंड हो गई है तो ठीक है, अब उनकी फैमिली एक्सपेंड हो गई है या अपने फैमिली मेंबर्स बढ़ाना चाह रहे हैं, तो जो मेंबर चाह रहा होगा कि मेरे फैमिली मेंबर आए, वो अपने शेयर सेक्रीफाइस करेगा। पहले वो अपने बाकी दोस्तों से पूछेगा कि भी मेरे इस कंपनी में 12% शेयर्स हैं, अगर तुम लोग इजाज़त दो तो क्या मैं अपने फैमिली मेंबर्स में बांट दूँ? वो कहेंगे ये क्या बात हुई, तुम हमारे साथ प्राइवेट कंपनी के मेंबर हो ना, तुमने शेयर बेचने हैं, मुझे बेच दो, मैं खरीदूँगा। तो अगर कंपनी के अपने ही मेंबर्स आपको कहेंगे हम खरीद लेंगे, तो फिर आप किसी और को नहीं दे सकते। उनकी इजाज़त होगी तो आप किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। एक सूरत ऐसी है जिसमें उनकी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है, अगर बंदा ही मर जाए
तो अगर मर जाएगा तो उसके शेयर ऑटोमेटिकली विरासत की वजह से बच्चों तक मुंतकिल हो जाएंगे, और अगर गिनती 50 से ऊपर जा रही होगी तो जॉइंट शेयर्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर सारे एग्री हो जाए बढ़ा सकते हैं। जी, अगर सारे एग्री हो जाएं तो आप बढ़ा सकते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स, लेकिन 50 से ऊपर फिर भी नहीं जा सकते, एक्ट से बाहर नहीं निकल सकते। तो आपने इजाज़त अपने शेयर ट्रांसफ़र करने की ली है, नंबर ऑफ मेंबर्स 50 से ऊपर बढ़ाने की इजाज़त नहीं है। अगर कैपिटल चाहिए होगा तो जाहिर है आप क्या करेंगे, जब उन्हें कैपिटल चाहिए होगा तो वो चाहेंगे कि बैंक से लोन ले लें या जनरल अवाम को बुलाएं। जितना कैपिटल चाहिए होगा एक दो बंदों से तो नहीं पूरा होगा, 100, 150, 200, 250 बंदे चाहिए होंगे। तो फिर ठीक है, क्या मुसीबत है कि वो अपने आप को प्राइवेट कंपनी बनाए रखें, वो एक प्रोसेस फॉलो करें और अपने आप को पब्लिक के तौर पे कन्वर्ट करवा लें। जब कन्वर्ट हो जाएं तो जो मर्जी करें, लेकिन कन्वर्ट भी मेंबर्स की इजाज़त के बगैर। सर प्राइवेट तो पब्लिक बन जाती है, पब्लिक प्राइवेट बन सकती है। क्या पब्लिक प्राइवेट बन सकती है? पब्लिक भी प्राइवेट बन सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अपने नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस करने पड़ेंगे फिर। तो ये जितनी भी कंपनी हमने पढ़ी हैं, इनमें से कोई भी कंपनी किसी भी स्टेटस में आगे चल के कन्वर्ट हो सकती है, लॉ ने अलाउ किया हुआ है। जी 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 बिल्कुल। जी बिल्कुल, इन्होंने कहा कि अगर इतनी बड़ी अमाउंट बनी तो वो बैंकरप्ट हो जाएगी कंपनी जिसने अनलिमिटेड लायबिलिटी ली थी। कंपनी बैंकरप्ट होगी ना, पहले वो डब्बा उखड़ जाएगा और डब्बे को आग लगा देंगे, उसमें से पैसे निकाल लेंगे, फिर देखेंगे डब्बे के मालिक कौन है। अनलिमिटेड कंपनी है ना, फिर हर मालिक को पकड़ेंगे। जब तक हर मालिक प्रॉपर तरीके से बैंकरप्ट नहीं हो जाता तब तक उनसे मतलब उनकी खाल तक नोच लेंगे, उनसे पैसे वसूल करके उस गरीब को देंगे जिसका नुकसान किया। लेकिन जब सारे ही बैंकरप्ट हो जाएंगे तो ये आपको पता है कि इंसॉल्वेंसी का लॉ फिर प्रोटेक्ट करता है, फिर उसके बाद हम उनसे मजीद पैसे नहीं ले सकते। नहीं, असल में जब एक बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है तो फिर बड़े अरसे तक उस पर पाबंदी लग जाती है कि वो कंपनियां नहीं बना सकता। इसका अपना एक लॉ है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। दोबारा स्टैंड हो जाए फिर नोच लें। जी, एक बंदा अगर दोबारा से इस काबिल हो जाए कि अब वो फिर से पैसे कमाना शुरू हो गया, तो क्या आप दोबारा उससे जाके पैसे वसूल करें? लिमिटेशन एक्ट है, वो बताता है कि आप कितने साल तक उससे ले सकते हैं पैसे और कितने के बाद नहीं। शायद आपने कभी टाइम बार डेट का कॉन्सेप्ट सुना हो। तो इसी तरह से जो एक बंदा इंसॉल्वेंट हो गया होता है, ख़ास टाइम गुजरने के बाद, जो आज की डेट में 7 साल है, फिर उसको नहीं छेड़ सकते हम। तो लोग फिर क्या करते हैं, इस तरह की बड़ी गड़बड़ करते हैं, फिर 6-7 साल के लिए रुपोश हो जाते हैं, फिर जब दोबारा वापस आते हैं तो कानून उनको इम्यूनिटी दे देता है। तो बहरहाल वापस इधर आते हैं, हम बहुत दूर चले गए थे। हमने आज कंपनियों की कई सारी किस्में देखी हैं। किताब के मुताबिक शायद हमने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन चूंकि बोर चीज़ें थी तो अब आपने इसको एक दफ़ा घर जाके लिखना है। तो कल जब हम इकट्ठे होंगे तो फिर हम कंपनियों की ज़रा इंटरेस्टिंग वाली किस्में पढ़ेंगे। आज तो वो वाली थी जिनको हमने रट्टा लगाना था। डन? तो कल इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। जो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं, आप साथ साथ लिखते जा रहे हैं ना, चूँकि टेस्ट को बहुत ज़्यादा टाइम गुजार के नहीं आएगा, अचानक से फ्राइडे से अगले दिन टेस्ट खड़ा हुआ होगा। अगर हमने फ्राइडे तक अपना टारगेट पूरा कर लिया इस हफ्ते का तो सैटरडे को टेस्ट हो जाएगा, नहीं किया तो सैटरडे को पढ़ेंगे और संडे या मंडे को टेस्ट कर लेंगे। संडे पे जो है ना चेहरे पे नागवारी आ गई इतनी जल्दी। पोस्ट रिजल्ट में आप क्या वचन लेके आए थे, याद है? वो अग्नि के फेरे और वो जो सारा जो आप वादा किया था आप लोगों ने। नहीं, हम संडे ऑन नहीं करेंगे, मत परेशान हो। मतलब अगर सैटरडे ना हो सका तो मंडे हाफ टेस्ट हो जाएगा और हाफ पढ़ाई वाला दिन हो जाएगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।